वेलकम टू एमके इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा कौशिक। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख रहे थे जिसमें हमने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से कैसे दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है वो सीखा। आज हम अपना तीसरा और लास्ट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज लेंगे और उसकी हेल्प से सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा उन सभी से निवेदन है कि जिन्होंने मेरी सिंथेसिस से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें अवश्य देख लें, वरना उनको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। उनके लिंक, उन वीडियोस के लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, तो देखें पहले कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। एडवर्ब क्लॉज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है और मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से जुड़ा रहता है। अब जैसे आप ये वाला सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज इल। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहता, अपना फुल मीनिंग शो करता है। उसको खाली ऐसे भी लिखें तो वो अपना मीनिंग शो करेगा, ठीक है ना। तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब बिकॉज ही इज इल, ये जो क्लॉज है आप ये देख रहे हैं, ये क्लॉज जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ये मेन क्लॉज पर डिपेंड है। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज पर डिपेंड है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज कैसे है? एक तो ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, दूसरे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कि ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कॉलेज? रीजन बताना है हमें क्यों नहीं जाएगा। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो ये क्लॉज इस क्लॉज पर डिपेंड है। एडवर्ब क्लॉज की हेल्प से सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बनाते थे, तो सबसे पहले हमने उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखा था। इसी तरह से ये जो एडवर्ब क्लॉज की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, इसके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि नाउन क्लॉज की हेल्प से और एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से भी हमने सेंटेंस बनाए, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज्यादा डिटेल है। तो इसलिए हमें पता होनी चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, क्योंकि यदि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से बनाएंगे तो हमारा वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, और यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बनाएंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये कंजंक्शंस हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि ये कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसमें जो टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन है, सेंटेंस जो टाइम से रिलेटेड होता है, उसमें हम बिफोर का यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज सून एज, जस्ट एज, सिंस, एज। इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज हम टाइम को शो करने वाले सेंटेंसेस में करते हैं। और सेंटेंस की सेंस के ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, लेकिन आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यदि इनको हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाने में यूज किया तो कंपाउंड न बन के कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्लेस, प्लेस वाले यदि सेंटेंस हैं तो उसके लिए हम वेयर या वेयर एवर का यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई कॉज या रीजन, कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। एज आप देख रहे हैं, प्लेस इसमें टाइम बताने के लिए भी यूज हुआ है और कारण कॉज बताने के लिए भी यूज हुआ है।
और अभी आप आगे देखेंगे मैनर बताने के लिए भी एज का यूज हुआ है। तो वो जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो एज का जब हम यूज करेंगे तो आपको उनका जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट बताने के लिए हम सो दैट कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और कोई पर्पस है, उद्देश्य है, उसे बताने के लिए हम सो दैट, लेस्ट या इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। कोई कंडीशन है, शर्त बताने के लिए इफ, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड ये यूज करते हैं। ये हम पर डिपेंड है कि हम कौन सा कंजंक्शन यूज करें जो सेंटेंस में सही लगे। कंट्रास्ट, विरोध बताने के लिए दो या ऑल्दो और उसके साथ कॉमा या येट जो भी यूज करें। इवन इफ, ये कंट्रास्ट वाले सेंटेंस शो करने के लिए। कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हम देन यूज करते हैं। सो एज या एज का यूज करते हैं, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। और मैनर वाले सेंटेंसेस में हम एज इफ या एज इसका यूज करते हैं। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो हमें तभी क्लियर होगा कि हम कौन से वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करें। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। हमारा सेंटेंस है आई रीच्ड होम द सन हैड सेट। अब आप ये देखिए, मैं घर पहुंच गया, सूरज डूब चुका था। मैं घर पहुंच गया, कब पहुंचा? जब सूरज डूब चुका था। तो क्या चीज शो कर रही है? कब, कब पहुंचा, टाइम को शो कर रहा है। हमें बताना है कि किस टाइम, कब पहुंचा मैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके टाइम को शो कर रहे हैं। अब टाइम के लिए आप इस सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं? बिफोर का यूज करके जोड़ सकते हैं, आफ्टर का यूज करके जोड़ सकते हैं, व्हेन का यूज करके जोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कंजंक्शन जो है वो सुटेबल लगता है। तो इसको हम बिफोर और आफ्टर दोनों की हेल्प से जोड़ेंगे। तो एक सेंटेंस तो ये बन सकता है हमारा कि सूरज छिपने के पश्चात मैं घर पहुंचा, या इस तरह से बना सकते हैं हम कि द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था, द सन हैड सेट मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम, बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस बन रहा है ये। आफ्टर का यूज करके भी बना सकते हैं हम कि आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज डूबने के पश्चात मैं घर पहुंचा। तो बिफोर या आफ्टर दोनों का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को, जो इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सॉ द कोबरा, आई रैन अवे। इस तरह के इसमें भी आप ये देखिए टाइम शो हो रहा है, टाइम वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। अब उसमें कई तरीके के कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस में ठीक लगे हमें। मैंने कोबरा देखा, मैं भाग गया। तो कब भागा मैं? जब मैंने कोबरा देखा। तो टाइम शो कर रहा है, ठीक है ना, कब, जब। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें आप ये देखिए एज सून एज भी आपके टाइम वाले उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है। अगर आप उस लिस्ट को देखें जरा एक बार फिर से, वो कंजंक्शन ऐसा कीजिए, आप उसको अलग से नोट कर लीजिए तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। तो जैसे ही मैंने कोबरा देखा तो मेरा रिएक्शन क्या हुआ? मैं भाग गया, ठीक है ना। तो जैसे ही, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एज सून एज, एज सून एज आई सॉ द कोबरा, आई रैन अवे।
As soon as I saw the cobra, I ran away. ठीक है ना? अब नेक्स्ट सेंटेंस है he fled somewhere his pursuers could not follow him. fled भाग गया, कि वो कहीं भाग गया, उसके pursuers उसे फॉलो नहीं कर सके. अब भाग गया, समवेयर का यूज हो रहा है कि वो कहीं भाग गया जहां उसके pursuers उसे फॉलो नहीं कर सके. प्लेस का जिक्र हो रहा है इसमें. यहां पर आपका प्लेस का जिक्र हो रहा है. प्लेस के लिए वेयर या वेयरएवर बताया था, यहां पर वेयर सूट करेगा कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही फ्लेड, वो भाग गया. कहां भाग गया? जहां उसके परस्यूअर्स, वेयर हिज परस्यूअर्स could not follow him. जहां पर उसके परस्यूअर्स उसे फॉलो नहीं कर सके. अब आप ये देखिए यहाँ पर वेयर जो है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. आप देख रहे होंगे कि वेयर जो है हमने नाउन क्लॉज में भी यूज किया था, वेयर हमने एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज किया था, और वेयर हम एडवर्ब क्लॉज में भी यूज कर रहे हैं. लेकिन डिफरेंस कैसे पता चले? हालांकि आप नाउन क्लॉज की हेल्प से सेंटेंस को ज्वाइन करो या एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से ज्वाइन करो या एडवर्ब क्लॉज की हेल्प से ज्वाइन करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम लोगों को केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. ठीक है ना? एग्जाम में ये नहीं आता कि आप नाउन क्लॉज से कंबाइन करो या एडजेक्टिव क्लॉज से कंबाइन करो, लेकिन हमको वो पता होना चाहिए. नाउन क्लॉज वाला यदि सेंटेंस होता, वेयर अगर हम यूज करते, आपको बताया था मैंने, नाउन क्लॉज में व्हाट का आंसर चाहिए होता है हमें. ही फ्लेड, वो भाग गया, लेकिन इसमें व्हाट कहीं सूट नहीं कर रहा है. इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज में बतलाया था मैंने कि वेयर जो है अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है. लेकिन आप ये देखिए इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है. ठीक है ना? एडवर्ब क्लॉज है ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है. वो भाग गया, कहां भाग गया? जहां उसके परस्यूअर्स उसे फॉलो नहीं कर सके. ठीक है ना? अब आगे की सेंटेंस देखते हैं. He was feeling ill, he went home. वो बीमार महसूस कर रहा था, वो घर चला गया. अगर आप इस सेंटेंस को अपने आप क्वेश्चन करें कि वो घर क्यों चला गया, क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा था, तो हम ये जो सेंटेंस है इसमें हम रीजन वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे. ठीक है ना? रीजन में हम बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, एज भी यूज कर सकते हैं, सिंस भी यूज कर सकते हैं. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. तो मान लीजिए हम एज यूज करके बनाएं तो कैसे बनेगा? एज ही वॉज फीलिंग इल. एज ही वॉज फीलिंग इल, क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा था, तो क्या हुआ? ही वेंट होम. ठीक है ना? यहां पे एज जो है आप ये देखिए बिकॉज का काम कर रहा है. ठीक है ना? अब बिकॉज से अगर बनाएंगे हम तो कैसे बनाएंगे? ही वेंट होम, ही वेंट होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग इल. इन सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत तो जरूर है. जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर इतने मुश्किल नहीं लगेंगे. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप. इसमें भी आप ये देखिए क्या शो कर रहा है? रीजन शो कर रहा है, कारण, कॉज. कॉज, रीजन, कॉज. कि लास्ट नाइट बहुत गर्मी थी, मैं ढंग से साउंड स्लीप नहीं ले पाया, सो नहीं सका मैं. तो कारण है, कारण क्या था? कि इट वॉज वेरी हॉट,
तो हम इसको वही एज का यूज करके भी बना सकते हैं, बिकॉज का यूज करके भी बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से अगर बनाए कि एज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट का जिक्र हमें करना पड़ेगा पहले सेंटेंस में, क्योंकि पिछली रात बहुत गर्मी थी। एज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप एज इट वॉज वेरी हॉट, कि पिछली रात में सो नहीं सका क्योंकि बहुत गर्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू पास। उसने मेहनत की, वो पास होना चाहता था। मेहनत क्यों की उसने? क्योंकि वो पास होना चाहता था। इसका मतलब उसका उद्देश्य पास होने का था। ये सेंटेंस जो है दोनों सिंपल सेंटेंसेस पर्पस को शो कर रहे हैं, और पर्पस के लिए मैंने आपको बताया था सो दैट का यूज करते हैं। सो दैट, तो लेस का भी यूज करते हैं हम लोग, इन ऑर्डर दैट का यूज भी करते हैं। तो यहां पर सो दैट ज्यादा सही रहेगा। ही वर्कड हार्ड, सो दैट का यूज हम कैसे करेंगे? उसने मेहनत की, ही वर्कड हार्ड। ये जो वांटेड वाले सेंटेंस हैं इसमें ज्यादातर ये पर्पस वाले सेंटेंस ही होते हैं, सो दैट का यूज होता है, ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि सो दैट के साथ हम मे या माइट का यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, ताकि, ही, सो दैट ही। अब हम वांटेड टू हटा देंगे, इसकी जगह हम मे या माइट लगाएंगे। फिर से बतला रही हूं मैं आपको, सो दैट वाले सेंटेंस में मे या माइट का यूज होता है। तो हमारा टेंस जो है पास्ट टेंस है, तो इसमें हम माइट यूज करेंगे, मे यूज नहीं करेंगे। सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत की ताकि वो पास हो सके। ये सो दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा यहां से यहां तक ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, और ये हमारा जो है मेन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वी वॉन्ट टू स्टडी, वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। अब आप ये देखिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी अच्छी जॉब प्राप्त करने की आकांक्षा है, मतलब इच्छा है। वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, उनका पर्पस क्या है? क्यों? ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिले। तो दोनों ही सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों अगर हम कंबाइन करें तो ये पर्पस वाला सेंटेंस बनेगा। और पर्पस के लिए मैं आपको बताया ही, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है ना, इन कंजंक्शन का यूज करते हैं ज्यादातर हम। सो दैट और लेस्ट वाले सेंटेंसेस आते हैं पर्पस वाले सेंटेंस में। अब आप देखिए, इसको हम सो दैट का यूज करके कैसे बनाएंगे कि हम स्टडी करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्टडी। इसलिए स्टडी करना चाहते हैं ताकि, वी वॉन्ट टू स्टडी सो दैट, ताकि, वी, अब ये एस्पायर टू गेट ये हट जाएगा, जैसे वहां पर वांटेड हट गया था, तो इसी तरह से एस्पायर टू गेट, गेट रहेगा, एस्पायर टू हट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सो दैट वी, वी के बाद आप मे या माइट लगाएंगे। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए यहां पर मे लगेगा। सो दैट वी मे, मेन वर्ब लग जाएगी, गेट अ गुड जॉब, गेट अ गुड जॉब, ताकि हम अच्छी जॉब प्राप्त कर सके, ठीक है। सो दैट वाले सेंटेंसेस ये मैंने आपको पहले भी बनाने सिखाए थे, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉक केयरफुली यू विल फॉल। ध्यान से चलो तुम गिर जाओगे। तो ध्यान से क्यों चलो?
क्या उद्देश्य है हमारा ध्यान से चलने में? कि कहीं हम गिर ना पड़े। पर्पस कि ध्यान से हम इसलिए चलें ताकि हम गिर ना पड़े, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंटेंस जो है, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, लेस्ट का लेस्ट और शुड का कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है, इनका यूज करके हम बना लेंगे। अगर हम इसको ऐसे बनाए कि वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, अदरवाइज यू विल फॉल, या और यू विल फॉल, ऐसे भी बन सकता है सेंटेंस के, नहीं तो तुम गिर जाओगे, ध्यान से चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। लेकिन क्या हुआ, तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है और या अदरवाइज से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन और या अदरवाइज जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हमें कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनाना है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो हम और या अदरवाइज का यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लें। तो इस टाइप के यदि सेंटेंस आए तो हम लेस्ट और शुड का यूज करके बनाए। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, कहीं तुम गिर ना पड़ो। वॉक केयरफुली लेस्ट you should fall। लेस्ट वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं वो मैंने अपने कंजंक्शंस वाले टॉपिक में आपको पहले बताए हैं, तो वो देखिए आप, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि लेस्ट का यूज किस तरीके के सेंटेंस में होता है, और लेस्ट के साथ जो शुड का यूज होता है क्यों होता है, लेस्ट वाले सेंटेंस में नॉट क्यों नहीं लगता है। लेस्ट अपने आप में खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो वो चीज देखिए तो आपको लेस्ट का यूज जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो, कहीं तुम गिर ना पड़ो। नॉट हमने इसलिए नहीं लगाया, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और ये भी ध्यान रखिए कि लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द सेलर्स कास्ट द एंकर, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग। ये वाला सेंटेंस भी हमारा पर्पस का था, और आप ये देखिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा पर्पस वाला है। ये मैंने ज्यादा इसलिए लिया, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आए हैं, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में काफी आए हुए भी हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। द सेलर्स कास्ट द एंकर, सेलर्स ने एंकर डाल दिया, क्यों डाला, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, जिससे शिप जो है वो बह ना जाए, तो इसलिए वो जो एंकर डालते हैं जिससे शिप रुका रहता है, तो वो उन्होंने डाल दिया जिससे कि शिप को बहने से रोका जा सके, बाहों में वो जाए नहीं। तो उनका पर्पस क्या था एंकर डालने का, कि ताकि वो शिप को रोक सके। तो सो दैट का यूज करेंगे इस तरीके के सेंटेंस में हम, द सेलर्स कास्ट द एंकर, ताकि सो दैट दे, अब पास्ट टेंस में सेंटेंस है आपका, तो माइट का यूज करेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूं, सो दैट के साथ मे या माइट का यूज करेंगे, सो दैट दे क्या कर सके वो, ये डिड सो टू, यहां तक ये हटा दो, सो दे माइट प्रिवेंट, ताकि वो रोक सकें, प्रिवेंट द शिप from drifting। क्लियर, इन सेंटेंसेस को बार बार कीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, he is very poor, he cannot afford a car। इस तरीके के सेंटेंस जो हैं इसमें वेरी का यूज हो और यहाँ पे कैन नॉट का यूज हो, आपको ध्यान होगा इस तरह के सेंटेंस जो है TOO, रिमूव टू, उस तरीके के सेंटेंसेस में आए थे, रिमूव टू और इंसर्ट टू। तो लेकिन हम टू का यूज करेंगे तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। हम इसमें ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो
तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे कि वो इतना गरीब है कि वह कार अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए हम सो दैट कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। जब सो दैट को एक साथ लिखते हैं तब उसका मतलब ताकि होता है, और जब सो और दैट को अलग अलग लिखते हैं तो उसका मतलब चेंज होता है। अब देखिए इसको हम किस तरह से सो और दैट का यूज करके बनाएंगे। ही इज सो पुअर। हमें जब टू, मैंने आपको जो वो टू वाली वीडियो थी रिमूव करने वाली, जब हमें उसमें टू रिमूव करना था तब हमने सो और दैट का यूज करके सेंटेंस बनाए थे, तो वो वीडियो आप देखना। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। He is so poor that he cannot afford a car. So और that का यूज करके जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा ये सेंटेंस जो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और इसी सेंटेंस को दोनों तरीके से आता है। इसी सेंटेंस को यदि हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आए, सिंपल सेंटेंस में हम ये वाला सेंटेंस सो और दैट वाला तो नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें जो है एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हैं, सब्जेक्ट दो हैं, तो इसको हम नहीं बना सकते। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें जो है अगर हमें सिंपल सेंटेंस का यूज कर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आए तब हम टू का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। ठीक है ना? तो ये सो और दैट का यूज करके बन गया। ये हमारा जो सेंटेंस है ये रिजल्ट शो कर रहा है। रिजल्ट में मैंने आपको देखना, सो और दैट का यूज बता रखा है कि गरीब होने का रिजल्ट क्या निकला कि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। लॉर्ड वेलिंगटन fought the battle of Waterloo very tactfully. He defeated Napoleon. ये लॉर्ड वेलिंगटन जो है वाटरलू का बैटल बहुत टेक्टफुली लड़ा, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? He defeated Napoleon. उसने नेपोलियन को हरा दिया। उसको बैटल को अच्छे से लड़ने का रिजल्ट ये निकला कि उसने नेपोलियन को हरा दिया। तो रिजल्ट सो और दैट का यूज करके देखिए फिर से कि लॉर्ड वेलिंगटन fought the battle of Waterloo, fought the battle of Waterloo so tactfully. इतनी टेक्टफुली लड़ा वो उसको। वेरी की जगह हम सो का यूज करेंगे, जैसे ऊपर यूज किया था हमने, ऊपर वाले सेंटेंस में वेरी की जगह सो का यूज किया था, तो यहां भी वेरी की जगह सो का यूज करेंगे कि लॉर्ड वेलिंगटन fought the battle of Waterloo so tactfully that he defeated Napoleon, कि उसने नेपोलियन को हरा दिया। he defeated Napoleon। ठीक है ना? ये आपको सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज शो कर रहे हैं। टाइम शो कर रहे हैं, प्लेस शो कर रहे हैं, रीजन शो कर रहे हैं, या कंडीशन शो कर रहे हैं। ठीक है ना? और वो चीज आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि वो चीज क्या शो कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप कंजंक्शन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया? देन यू मस्ट गो टू मुंबई। क्या चीज शो कर रहा है कि क्या तुम इंडिया के फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हो? तब तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है ना? कि यदि तुम मुंबई इसके इंडिया के फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हो तो क्या कंडीशन है? तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई जाकर ही तुम फिल्म स्टार्स को देख सकते हो। ये कंडीशन है मुंबई जाने की। ठीक है ना? तो इस तरीके का सेंटेंस जो है ये हमारा कंडीशन शो कर रहा है, शर्त बतला रहा है कि मुंबई जाकर ही आप देख पाओगे। तो कंडीशन के लिए आप
इफ का यूज कीजिए, अनलेस यूज होता है, अनटिल यूज होता है, ठीक है ना, कंडीशन के लिए। तो अब आप इसमें यदि इफ का यूज करें कि अगर आप फिल्म्स, इंडिया की फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हैं तो आपको मुंबई जाना होगा। तो इफ का यूज करके बनाते हैं हम कि इफ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, if you want to see the film stars of India, you must go to Mumbai. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मस्ट गो टू मुंबई इफ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया। ये कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए या मेहनत करनी पड़ेगी, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे सामने कंडीशन क्या है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये सेंटेंस जो है आपका, इसमें हमें कंडीशन वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंडीशन अब आप अपने आप लगा कर देखिए कौन सा इफ का यूज करके बन सकता है, अनलेस का यूज करके बन सकता है, वेदर, इफ या वेदर तो चलो एक ही बात है। तो इनमें से कौन सा यूज करके बन सकता है? तो इस सेंटेंस को आप यदि अनलेस का यूज करके बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसमें भी हम नॉट नहीं लगाते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, तब तक क्या नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम अनलेस का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड। वो गरीब है, वो संतुष्ट है। तो दोनों सेंटेंस जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं? कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, विरोधाभास, विरोध, कि गरीब भी है और संतुष्ट भी है, दोनों ही चीजें अलग अलग है। ठीक है ना, तो जबकि गरीब होने पर संतुष्टि नहीं होती है, तो दोनों ही चीजें कंट्रास्ट शो कर रही हैं। तो कंट्रास्ट शो करने वाले सेंटेंसेस में हम दो या ऑल दो, येट कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इनका यूज करेंगे, या इवन इफ इसका यूज करेंगे। तो ये वाले सेंटेंस आराम से दो ऑल दो से बन जाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे हम कि हालांकि वो गरीब है, दो ही इज पुअर, दो वाले सेंटेंस में येट की बजाय आप कॉमा लगाइए तो वो ज्यादा सही रहेगा। दो ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, फिर भी वो संतुष्ट है, फिर भी वो कंटेंटेड है। ठीक है ना, दो और येट वाले सेंटेंस जो है एकदम से पता चल जाते हैं कि इन सेंटेंसेस में ये यूज होगा। इसी तरह से सेंटेंस देखिए आप, आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, दो बार मैंने पिक्चर देखी थी। आई वॉन्टेड टू सी इट अ थर्ड टाइम, मैं इसको एक बार फिर तीसरी बार देखना चाहता हूं। मतलब दो बार देख चुका है, तीसरी बार देखना चाहता है। तो किस तरीके से बनाएंगे कि हालांकि मैंने पिक्चर दो बार देख ली है, फिर भी मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूं। तो हालांकि और फिर भी, ऑल्दो और येट। ठीक है ना, दो, ये दो का यूज करके भी बना सकते हैं, ऑल्दो का यूज करके भी, आपकी इच्छा है। तो ऑल्दो I had seen the picture twice, yet फिर भी I wanted to see it a third time. I wanted to see it
a third time. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको बस सबसे मेन चीज यही है कि आप इस सेंटेंस को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से समझ पाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है इट मे रेन आई शेल कम. ये वाला सेंटेंस मैं यहां पर लिख देती हूं, ये भी हमारा कंट्रास्ट शो कर रहा है. इट मे रेन आई शेल कम. बारिश हो सकती है, मैं आऊंगा. जबकि बारिश होने पर नहीं जाना चाहिए. तो दोनों ही चीजें क्या शो कर रही हैं? कंट्रास्ट शो कर रही हैं. आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि मैं आऊंगा भले ही बारिश हो. ठीक है ना. और भले ही के लिए आप कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? इवन इफ. कंट्रास्ट शो करने वाला एक तो दो, ऑल्दो, येट ये है, और दूसरा जो है वो इवन इफ है. ये इवन इफ से ज्यादा अच्छा सेंटेंस जुड़ेगा कि भले ही बारिश में आऊंगा. आई शेल कम. मैं आऊंगा इवन इफ, भले ही इट रेन्स. अब आप यहां पर ये मे का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप इवन इफ का यूज कर चुके हैं और यहाँ हमारा फ्यूचर टेंस है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा. ठीक है ना. तो इवन इफ का यूज जब आप करें तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए. आइए अब आगे देखते हैं. शी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल. आप ये देखिए, इसमें कंपैरिजन हो रहा है उसके बीच में और उसकी फ्रेंड के बीच में. कंपैरिजन को शो कर रहा है ये. तो हम कंपैरिजन के लिए जो हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देन, सो एज का यूज हम करेंगे. तो इस वाले सेंटेंस में हम कि वो सुंदर है, उसकी फ्रेंड भी उतनी ही सुंदर है. तो एज का यूज जो है वो ज्यादा ठीक रहेगा. तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे. शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर फ्रेंड इज. एज हर फ्रेंड इज. वो उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी की उसकी फ्रेंड. ठीक है. तो कंपैरिजन वालों में वो जब आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किया था तो देन का यूज, सो एज का यूज या एज का यूज कैसे करते हैं तो उसमें आपको पता चल गया होगा. तो यहाँ पर हम एज का यूज करेंगे. शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड इज. अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा he continued staring at the elephant he seemed not to have seen one before. कि वो लगातार एलिफेंट को घूरता रहा और मतलब ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि उसने पहले कोई एलिफेंट नहीं देखा है. तो आप सेंटेंस को किस तरह से ज्वाइन करेंगे? ये मैनर को शो कर रहा है. ये सेंटेंस जो है हमारा मैनर को शो कर रहा है कि वो लगातार एलिफेंट को घूरता रहा मानो उसने पहले कभी एलिफेंट देखा ही ना हो. ठीक है ना. तो मानो मैनर के लिए मैंने आपको बताया एज इफ या एज का यूज करेंगे. तो यहां पर मानो के लिए हम एज इफ का यूज करेंगे. ही कंटिन्यू स्टेयरिंग एट द एलिफेंट as if he. अब इसमें हम seemed को हटा देंगे और as if वाले सेंटेंस में यहाँ पर have यूज हो रहा है. तो यहाँ पर तो इन्फिनेटिव यूज है. हम had not, as if he had not seen, वन की जगह it लगाएंगे, before. थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये सेंटेंस आपको, लेकिन मान लो एग्जाम में भी आया तो मिलता जुलता सेंटेंस ही आएगा. तो
मेरी एडवाइस है कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को लीजिए, पहले इनमें परफेक्ट हो जाइए, फिर अपनी बुक्स में जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कीजिए, ठीक है ना। तो आपको उनको बनाने का तरीका आ जाएगा। एज इफ ही हैड नॉट सीन इट बिफोर, कि मानो उसने उसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। सीन्ड हम हटा देंगे, नॉट हमें लगाना है, नेगेटिव है, और ये इन्फिनिटिव नहीं है। अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। एज इफ ही हैड नॉट सीन इट बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम्ड टू बी एन इंग्लिशमैन। अब ये भी सीम से क्लियर हो गया कि मैनर वाला सेंटेंस है, कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोला और वो ऐसा लगा कि जैसे इंग्लिश मैन हो। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वही एज इफ का यूज करके बनाएंगे। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली एज इफ ही सीम्ड टू को हटा देंगे, जैसे ऊपर हटाया हमने, बी है तो हम एज इफ के साथ बी में सिर्फ वर्ब का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। चाहे वो यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, हम वर्ब का यूज करते हैं यदि एज इफ आया हुआ है, ठीक है ना। तो एज इफ ही वर एन इंग्लिशमैन, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पर वॉज मत लगाइएगा, वर्ड लगाइएगा ही के साथ। वर्ड ही क्या कोई सा भी यहाँ पर आ जाए, वर्ड ही लगेगा यदि यहाँ पर बी है तो, ठीक है ना। यहाँ पर हैव था तो इसलिए यहाँ पर हैड ही लगता। ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया, ये भी हमारा मैनर वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉक्स स्लोली, अ ब्लाइंड पर्सन वॉक्स इन दिस वे। वो धीरे चलता है, एक ब्लाइंड पर्सन इस तरीके से चलता है। तो इसमें भी चलने का जो मैनर है, ढंग है, वो बतलाया गया है। तो इसमें हम एज इफ तो मान हो गया कि हम किस तरह से लिखेंगे कि वो धीमे चलता है जैसे कि एक ब्लाइंड पर्सन चलता है। तो मैंने आपको बताया मैनर वाले में एज इफ या एज। अब आप ये देखिए, ये भी हमारा मैनर वाला सेंटेंस है। ये सेंटेंस हम एज से कंबाइन करेंगे। He walks slowly as a blind person walks. अब हमें in this way लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि एक ब्लाइंड पर्सन चलता है, ठीक है ना। उसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि वो स्लोली चलता है और इस तरीके से एक ब्लाइंड पर्सन चलता है। तो हमने बनाया सेंटेंस, वो स्लोली इस तरह से स्लोली चलता है एज अ ब्लाइंड पर्सन वॉक्स, जैसे कि एक ब्लाइंड पर्सन चलता है। तो आप ये देखिए, एज यहाँ पे एज मैनर के लिए भी यूज किया हमने। रीजन वाले जो सेंटेंस आए थे उसमें भी हमने एज यूज किया, और टाइम वाले जो सेंटेंस थे उसमें भी एज का यूज होता है। उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। रीजन वाले में एज का मीनिंग बिकॉज हो जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे कि एक ब्लाइंड पर्सन चलता है। क्लियर? तो ये तो थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमने आज एडवर्ब क्लॉज की हेल्प से बनाए। सिंथेसिस का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगे। आप अपनी कॉपीज में ये जो वीडियोस हैं, 5 पार्ट में डाली है मैंने ये वीडियोस। तो इन वीडियोस के जो सेंटेंसेस हैं वो आप अपने नोट्स बना लीजिए और फिर बार बार उनकी स्टडी कीजिए। और कुछ चीज नहीं है समझ में आती तो आप वीडियो देख सकते हैं फिर से, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम अब मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।